हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। आज से हम लोग एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। मैंने इस तरह से प्लान किया है, मैं आपको पहले प्लानिंग बता दूं। सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो 3 पार्ट्स में टोटल डिवाइड किया है। एक सिविल इंजीनियरिंग की वीडियो थियरी प्लस प्रैक्टिस की, दूसरी जीएस की और तीसरी करंट अफेयर की, ताकि आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, आप अच्छी तरह से कम्पीट कर पाओ। तो आज से मैं सुबह के टाइम पे सिविल इंजीनियरिंग की एक वीडियो, शाम के टाइम पे एक जीएस की वीडियो और करंट अफेयर का कोई भी एक टाइम मैं डिसाइड कर लूँगा, एक टाइम पे डेली का करंट अफेयर वीडियो। करंट अफेयर में मैं पूरा करंट अफेयर नहीं बताने वाला हूँ, जो इंजीनियरिंग लेवल पे आता है करंट अफेयर सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर को डिस्कस करने वाला है। ठीक है, जीएस की भी अगेन मैं यहाँ पे थियरी पूरी क्लास प्लस प्रैक्टिस सेट। अब देखिए, बाकी से ये अलग कैसे है मैं आपको पहले वो बता दूँ। मैं जो इसमें कंटेंट आपको यहाँ पे बताऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होगा। चैप्टर चाहे कितना भी बड़ा हो उतना डिस्कस करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे उतनी ही प्रिपेयर करवाऊंगा जितने पढ़ के आप एग्ज़ाम में 90 प्लस स्कोर कर पाओ, 90% से प्लस आप अटेम्प्ट कर पाओ। तो मैंने इस तरह से मटेरियल को प्रिपेयर किया है ताकि आप 90 प्लस स्कोर कर पाएँ, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है। अब आने वाला जो एग्ज़ाम है, जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का बीपीएससी एई का आने वाला है, तो उसके लिए जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं चाहे दूसरे ब्रांच के भी हैं, वो लोग अगर जनरल इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए भी ये यूज़फुल होगा, क्योंकि वो सिविल इंजीनियरिंग के मोस्टली सब्जेक्ट मैं यहाँ पे कवर करूँगा और बाकी जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स हैं वो भी मैं एडिशनली कवर कर दूंगा। ठीक है, तो आने वाले 2 से 3 महीने में मेरा प्रयास ये रहेगा कि पूरा का पूरा सिलेबस सिविल इंजीनियरिंग का कवर किया जाए, जीएस का कवर किया जाए और करंट अफेयर का कंटिन्यू चला जाए। अब सिविल इंजीनियरिंग की वीडियोस या फिर जीएस की वीडियोस में मैंने ऐड ऑन क्या किया है कि हर एक चैप्टर के लास्ट में, जब भी कोई एक चैप्टर समाप्त होगा किसी भी एक सब्जेक्ट का, तो उस चैप्टर के लास्ट में मैंने अपेंड किए हैं क्वेश्चंस। अब वो कौन से क्वेश्चंस हैं? आज तक मोस्ट इंपॉर्टेंट उस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो गेट में हो, चाहे ईएस में हो, चाहे किसी स्टेट पीएससी के एई के एग्जामिनेशन में आया हो या फिर एसएससी जेई के एग्जामिनेशन में आया हो, मैं मतलब ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा कि उस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन आज तक आए हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई कैन इंक्लूड आई विल इंक्लूड इन द मटेरियल, सो दैट यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट। चैप्टर के लास्ट में जब आप चैप्टर फिनिश करेंगे उसके बाद आप वो क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको 100% क्लैरिफाई हो जाएगा कि क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं और थ्योरी को हमें किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, इसलिए मैंने हर एक क्वेश्चन के लास्ट में, हर एक चैप्टर के लास्ट में क्वेश्चंस को अपेंड किए हैं। तो हम लोग इसी की प्रैक्टिस को जारी रखेंगे यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग में भी, जीएस में भी और करंट अफेयर में भी। करंट अफेयर भी जब मैं डिस्कस कराऊंगा आपको तो मैं आपको साथ में क्वेश्चन भी बताऊंगा डेली बेसिस पे कि करंट अफेयर से क्वेश्चन ये ऐसे आते हैं, इसलिए मैं आपको ये सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आपको इफिशियंट वे में कम से कम टाइम में पूरी की पूरी सिविल की रिवीजन, जीएस की रिवीजन और करंट अफेयर की प्रैक्टिस कैसे करवा दी जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने उठाया है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। और एक और चीज़, मैं मटेरियल्स मतलब मैं जो यहाँ वीडियो डिलीवर करूंगा वो अल्टरनेट करके, एक ऐसा नहीं कि बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पहले मैं खत्म करने के बाद दूसरा, ये ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोग हर डेली बेसिस पे हर एक सब्जेक्ट की रिवीजन आप करते रहो। एक दिन मान लो मैंने जीएस का डाल दिया और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का डाल दिया, अगले दिन मैंने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डाला, फिर आरसीसी का डाल दिया, ताकि आप हर दिन एक वीडियो जब देखोगे आप तो आपको अपने आप रिकॉल आता रहेगा, हर एक सब्जेक्ट के टच में आप हमेशा रहो। ठीक है, तो ये मेरा प्रयास रहेगा कि सब्जेक्ट को चेंज कर करके आपको प्रिपेयर करवाया जाए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड मटेरियल्स की, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बेसिकली। इससे क्वेश्चंस हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और अच्छे से पूछे जाते हैं, बट ये सब्जेक्ट कंप्लीटली थियोरेटिकल है, इसलिए थियोरी में कौन कौन से फैक्ट्स आपको याद रखने हैं ये मैं डिस्कस करूंगा साथ में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कंटेंट्स इसमें क्या क्या कवर होगा। तो ब्रिक्स एंड अदर क्ले प्रोडक्ट्स कवर करेंगे, रॉक्स एंड स्टोन्स, वुड टिम्बर एंड इट्स प्रोडक्ट, सीमेंट एग्रीगेट लाइम कंक्रीट एससीएम्स, कंक्रीट स्पेशल कंक्रीट, ये सब कंक्रीट मिक्स डिजाइन, मोर्टार, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स, सेरामिक्स, पेंट एनामल एंड वर्निश, पॉलीमर्स, बिटुमेन टार, जिप्सम एंड, और इसके अलावा जो कुछ भी बच जाता है जैसे ग्लास वगैरह बच जाता है तो वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे, एफआरपी ग्लास वो सब हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये पैटर्न है, हम लोग इतना चीज डिस्कस करेंगे। मैंने मोस्टली सिलेबस वो इंक्लूड किया है जो ईएससी के एग्जामिनेशन में आता है, यूपीएससी ईएससी में, मतलब वो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो बिल्डिंग मटेरियल स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डेंसिटी हम सब लोग जानते हैं कि डेंसिटी क्या होता है। मान लो कोई मटेरियल है, कोई मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैस हो, कोई मटेरियल है, तो व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी इज
मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम हम सभी जानते हैं, 3 डायमेंशनल चीज कोई भी होती है उसको अगर हम एल बी इंटू एच करेंगे तो उसको हम वॉल्यूम बोलते हैं। मास, मास जो होता है वो जी से इंडिपेंडेंट होता है। वेट इज इक्वल टू मास इंटू ग्रेविटी कांस्टेंट, ये हम सब लोग जानते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम हम कहते हैं डेंसिटी। सिंपल इट इज द, इसको मास डेंसिटी भी कहते हैं कई बार। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मास डेंसिटी बिकॉज इट इज द रेशियो ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम। इट इज द मास ऑफ द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द होमोजीनियस मटीरियल। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, डेंसिटी हम क्यों मेजर करते हैं? डेंसिटी से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी मटीरियल 1 मीटर क्यूब में, मतलब 1 मीटर क्यूब अगर हम कोई बनाते हैं या फिर 1 सेंटीमीटर क्यूब का कोई बॉक्स बनाते हैं तो उसमें वो मटेरियल कितना वेट उसका फिल हो रहा है। ठीक है, तो हो सक जैसे कि सीमेंट की बात कर लेते हैं। सीमेंट की अगर बात करें तो सीमेंट की डेंसिटी, यहाँ पे हम बात करें यूनिट डेंसिटी की, यूनिट वेट की, सीमेंट की बात करें तो वो आता है 1440 केजी। ठीक है, 1440 केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, और अगर हम किसी और मटेरियल की बात करें, सपोज एग्रीगेट की बात करें, तो एग्रीगेट आता है 2700 के आसपास, 2700 के आसपास। सिमिलरली अगर कंक्रीट की बात करें, पीसीसी की बात करें तो 2400 केजी पर मीटर क्यूब। तो ये सब क्या बता रहा है कि कितना मास आ रहा है, सेम वॉल्यूम तो यहाँ सेम है लेकिन कंटेनर सेम है, लेकिन अलग अलग मटेरियल अलग अलग अमाउंट में वेट में आ रहा है। ठीक है, तो इसको मेजर करने के लिए हम डेंसिटी डिनोट करते हैं। दूसरा होता है बल्क डेंसिटी। बल्क डेंसिटी की जरूरत क्यों पड़ती है कि ऐसा डेंसिटी जो बल्की मटेरियल्स के लिए हो, मतलब जिसका मास डिफिनिट ना हो, बल्की नेचर का, जैसे कि पाउडर हो गया, कोई भी पाउडर हो गया। सीमेंट की अगर बात करें तो उसके बल्क डेंसिटी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि और उसको कॉम्पैक्ट करेंगे तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, अगर वो लेस कॉम्पैक्टेड है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। तो बल्की सब्सटेंस के लिए, मतलब जो सॉलिड सब्सटेंस नहीं है, उसके लिए बल्क डेंसिटी ज़्यादातर यूज होता है। इट इज़ द मास ऑफ द यूनिट वॉल्यूम ऑफ मटीरियल इन इट्स नेचुरल स्टेट। मतलब वो नेचुरल स्टेट में जिस भी स्टेट में है, जितना भी कॉम्पैक्टेड है, उसी स्टेट में अगर हम उसकी डेंसिटी फाइंड करते हैं, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, तो वो कहलाता है बल्क डेंसिटी, नेचुरल स्टेट में विदाउट एनी। अब इसमें क्या आ गया, पोर्स आ जाएगा एंड वॉइड्स, इसीलिए इसको बोला जाता है बल्क डेंसिटी। कि पाउडर फॉर्म में एज इट इज जैसा वो नेचर में एग्जिस्ट करता है उसी फॉर्म में उसको बोलते हैं बल्क डेंसिटी। जैसे कि यहाँ पे ब्रिक का दिया हुआ है, ग्रेनाइट का दिया हुआ है, सैंड का दिया हुआ है, पाइन वुड का दिया हुआ है, स्टील का दिया हुआ है, सीमेंट का दिया हुआ है। अब ये वैल्यू आपको याद भी रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन में भी आते हैं। स्टील का 7850, सीमेंट का 1140, कई बार क्वेश्चन में ये भी आता है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक वेट एंड यूनिट वेट। अब यहाँ पे देखो, इसको हम बोलते हैं वेट डेंसिटी। क्या है? यूनिट वेट है। अब इसकी यूनिट क्या थी? ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर केजी पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अगर ऐसे लिखा हुआ है केजी पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो ये क्या कहलाएगा? डेंसिटी। अगर किलो न्यूटन के फॉर्म में लिखा हुआ है किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो ये क्या कहलाता है? यूनिट वेट या फिर स्पेसिफिक वेट। ठीक है, इट इज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ पे मास जो था वो क्या बन गया? वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट किसमें चेंज हो जाएगी? किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अभी भी चीज वही है, हम सेम चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मान लो हमें बोले कि सीमेंट का यूनिट वेट कितना होता है, तो ये 1440 केजी पर मीटर क्यूब होता है। तो केजी पर मीटर क्यूब मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट डेंसिटी। डेंसिटी सॉरी, ये है डेंसिटी। डेंसिटी को हम रो से डिनोट करते हैं। So we are talking about density. Now if we want to convert it into the unit weight, what we can do? kg को हम पहले कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? किलो न्यूटन में। kg को किलो न्यूटन में कैसे करते हैं? अगर इसको आप 9.81 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1440 को अगर आप 9.81 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया न्यूटन में, और इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दो तो ये बन गया किलो न्यूटन में। तो इतना किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा इसका यूनिट वेट। तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये हो गया यूनिट वेट या फिर स्पेसिफिक वेट। लास्ट आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? वाटर के रेस्पेक्ट में कोई भी सब्सटेंस कितना भारी या हल्का है उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, बहुत सिंपल भाषा में। अब of a solid particle of a material is the ratio of weight divided by mass of the given volume of solid to the weight divided by mass of an equal volume of water। मतलब हम वाटर की डेंसिटी के रेस्पेक्ट में उसकी वेट बेसिकली मेजर करना चाह रहे हैं कि वाटर से कोई भी सब्सटेंस कितना हल्का है या कितना भारी है, और इसकी मेजरमेंट होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की डेंसिटी होती है मैक्सिमम। ठीक है, और ये भी कई बार पूछते हैं कि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री पे कितनी होती है, फिर मैक्सिमम कहाँ पे होती है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होती है? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या फिर 9.81 किलो न्यूटन। एफ बराबर एम ए होता है, वहाँ से हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे, देखते हैं ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी।
ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। एक तो ये था सिंपल स्पेसिफिक ग्रेविटी, अब आ रहे हैं हम बात कर रहे हैं हम लोग ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। इफ बोथ द परमिएबल एंड इम्परमिएबल वॉइड्स आर एक्सक्लूडेड टू डिटरमाइन द ट्रू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। कह रहा है कि अगर परमिएबल और इम्परमिएबल वॉइड्स को हटा दिया जाए सॉलिड में से, हमने देखा था यहाँ पे बल्क में हमने दोनों कंसीडर किया था, बल्क डेंसिटी में हमने दोनों ही कंसीडर किया था कि पोर्स और वॉइड को हमने कंसीडर किया था। तो कह रहा है कि अगर परमिएबल जो है वो भी और इम्परमिएबल वो भी, मतलब जिससे वाटर पास हो सकता है वो भी वॉइड्स और जिससे पास नहीं हो सकता है वो भी वॉइड्स, दोनों वॉइड को अगर हम हटा दें मटेरियल में से, किसके लिए? वॉल्यूम फाइंड करने के लिए, तब जो स्पेसिफिक ग्रेविटी मिलेगी हमें उसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। मतलब वी हैव ओनली कंसीडर्ड द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड ओनली, इसको बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ और एब्सोल्यूट और ट्रू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, इसको बोलेंगे हम ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है। नेक्स्ट होता है एपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी। इफ बोथ परमिएबल एंड इम्परमिएबल वॉइड्स आर इंक्लूडेड टू डिटरमाइन, अगर ये दोनों इंक्लूड कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम एपरेंट और मास स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे ट्रू और एब्सोल्यूट स्पेसिफिक ग्रेविटी। कई बार ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में डेफिनेशन के फॉर्म में पूछा जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि किस में वॉइड इंक्लूड करते हैं, किस में वॉइड का वॉल्यूम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्डनेस। हार्डनेस क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रेसिस्ट पेनिट्रेशन बाय हार्डर बॉडी, कि उस बॉडी को पेंट्रेट या फिर स्क्रैच करने के लिए किसी और बॉडी के थ्रू कितनी फोर्स की जरूरत पड़ रही, कितनी शियर फोर्स की जरूरत पड़ रही ताकि उसको हम स्क्रैच कर पाए। ठीक है। जैसे कि आप अगर मोम को उंगली से खुरचोगे तो यू कैन इजीली स्क्रैच इट, बट अगर आप किसी आयरन को या वुड को अगर आप स्क्रैच करने जाओ तो यू कैन नॉट स्क्रैच इट। वाई? बिकॉज इट्स हार्डनेस इज मोर देन द मटेरियल दैट यू आर यूजिंग टू रब ऑन। ठीक है। इसको और ये मेजर कैसे करते हैं? तो इसके लिए है एक मोह स्केल। ठीक है। मोह स्केल यूज होता है हार्डनेस को मेजर करने के लिए, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल। दूसरा होता है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिस्टोर इट्स इनिशियल फॉर्म एंड डायमेंशंस आफ्टर द लोड इज रिमूव्ड। मतलब इलास्टिसिटी मींस अगर हमने किसी बॉडी में फोर्स लगाया, उसने अपना शेप चेंज किया, अगर हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो अगेन इट विल रीगेन इट्स शेप, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी कि एक ऐसा मटेरियल जिस पर हम फोर्स लगाएं तो अपना शेप रीगेन ना कर पाए। जैसे कि एग्जांपल के लिए इलास्टिक मटेरियल का एग्जांपल कौन सा है? स्टील। और प्लास्टिक का ग्लास, जिंक, ये सब, कि अगर हम फोर्स लगाएंगे तो वो डिफॉर्म नहीं होगा, वो अपना शेप चेंज नहीं करेगा बल्कि टूट जाएगा। तो जैसे कि ग्लास हो गया, जिंक हो गया, वुड हो गया, कंक्रीट हो गया, ये सब कैसे है? प्लास्टिक मटेरियल। अब आते हैं हम लोग क्ले प्रोडक्ट पे। तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सदियों से, सिंधु घाटी की सभ्यता से ही क्ले के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। पहले के ज़माने से ही मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, तो बाद में जैसे जैसे टाइम मॉडिफाई हुआ, टेक्नोलॉजी आई, तो उसमें कई सारे मॉडिफिकेशंस हुए उसको और बेहतर बनाने के लिए। तो क्ले प्रोडक्ट में कौन कौन से आते हैं वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रक्चर्स, ब्रिक्स, टाइल्स, पाइप्स, टेराकोटा, अर्दनवेयर, स्टोनवेयर, पोर्सलेन एंड मोज़ेलिका आर वेल रीऑर्गेनाइज्ड एंड एम्प्लॉयड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। अब सिविल इंजीनियरिंग में क्ले से बने हुए कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? तो देखिए यहाँ पे लिख गया, ब्रिक्स हैं, टाइल्स हैं, पाइप्स यूज होते हैं, टेराकोटा यूज होता है, टेराकोटा तो पहले से यूज होता है, अर्दनवेयर हो गया, स्टोनवेयर हो गया, पोर्सलेन हो गया और मोज़ेलिका। तो ये सब कॉमन ऐसे अर्थ से बने हुए या फिर क्ले से बने हुए प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूज होते हैं सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट सिविल इंजीनियरिंग में ये मोस्टली यूज होते हैं। प्योरेस्ट क्ले, अब बात आती है कि कौन से क्ले से बनता है, तो ये क्ले से बनते हैं और वो भी प्योर क्ले से, चिकनी मिट्टी से। कंसिस्ट मेनली ऑफ क्योलिनाइट, ये सब हम लोग जानते हैं कहाँ से? सॉइल मैकेनिक्स से। कि क्ले के अंदर क्या होता है? क्योलिनाइट, प्योर क्ले के अंदर क्योलिनाइट क्ले मिनरल होता है, जिसको हम बोलते हैं चाइना क्ले, जिसको हम बोलते हैं चाइना क्ले। और इसका फॉर्मूला होता है 2SiO2 Al2O3 2H2O with a small quantities of minerals such as quartz, mica and feldspar, calcite and magnesite। ये सब क्या है? क्ले मिनरल्स हैं। मतलब इसके अलावा जो प्योर क्ले होता है उसमें क्योलिनाइट होता है सबसे डोमिनेटिंग क्ले मिनरल, और ये सब होता है थोड़े थोड़े मात्रा में। ठीक। और ये सब किसके मिनरल्स हैं? रॉक के भी मिनरल्स है, क्योंकि सॉइल इज अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ रॉक। नेक्स्ट है हाई मेल्टिंग पॉइंट क्ले हैव हाई रिफ्रैक्टरीनेस। आपने देखा होगा कि हाई रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स होती है, वो सब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा हीट पे भी वो सस्टेन कर सकता है। मतलब अगर कैसे फर्नेस में लगाना है मुझे ब्रिक्स, तो ब्रिक की लाइनिंग की जाती है। तो जो हाई मेल्टिंग ब्रिक्स होते हैं, मतलब हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं होते इजीली, उसको हम कहते हैं हाई रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स।
और वो इवन 1350 से लेकर 1580 तक बर्न नहीं होते हैं, ठीक है। एंड कंटेन्स अ स्मॉल नंबर ऑफ इम्प्योरिटीज। और वो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके पास कुछ इम्प्योरिटी होता है, जैसे कि क्वार्च, फेल्सपार, माइका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सब। तो अगर इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाए तो यही बन जाता है रिफैक्टरी ब्रिक, और इनकी मात्रा कम हो, क्योलिनाइट ज़्यादा हो, तो उसको बोलते हैं प्योर क्ले, ठीक है। दीज आर यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फेशिंग ब्रिक्स, फ्लोर टाइल्स, सीवर पाइप्स एटसेट्रा। इनका यूज भी अलग है, क्योंकि इनमें एक प्रॉपर्टी होती है हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट की। हाई मेल्टिंग क्ले जो है कहाँ पे यूज होता है? फेशिंग ब्रिक्स में, फ्लोर टाइल्स में, सीवर पाइप्स में एटसेट्रा। लो मेल्टिंग क्ले भी होता है। लो मेल्टिंग क्ले है रिफैक्टरीनेस लेस देन 1350, मतलब जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं उनको यूज करना होता है लेस देन 1350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जगह पे। एंड हैव वेरिंग कंपोजिशन। दीज आर यूज टू मैन्युफैक्चर ब्रिक्स, ब्लॉक्स एंड टाइल्स। तो यहाँ पे दो बातें समझ में आ रही कि क्ले में अगर इम्प्योरिटी है, जैसे कि क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो उसकी उसकी जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो हाई हो जाती है, 1350 से लेके 1580 तक हो जाती है। और उसका यूज हम करते हैं जैसे कि फ्लोर टाइल्स बनाने में, फेशिंग ब्रिक्स बनाने में, सीवर पाइप्स बनाने में। और लो मेल्टिंग जो है जिसका टेम्परेचर 1350 से कम है, आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी याद रखना है, उसका यूज करते हैं किसके लिए? ब्रिक्स के लिए, ब्लॉक्स के लिए, टाइल्स के लिए, इन सब के लिए। अब आते हैं हम लोग ब्रिक्स पे। तो ब्रिक्स हम सबने देखा है, ये तो हमारे लिए बहुत सबसे कॉमन बल्कि मटेरियल है सिविल इंजीनियरिंग का। ब्रिक्स में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? तो ब्रिक्स में सबसे पहले पूछते हैं साइज। तो सबसे पहला होता है स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर साइज, दोनों एक ही बात है, स्टैंडर्ड साइज और मॉड्यूलर साइज, जिसका साइज होता है 19 बाई 9 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब 19 सेंटीमीटर लेंथ और विड्थ है 9 सेंटीमीटर और डेप्थ भी है 9 सेंटीमीटर। और ये होता है विदाउट मोटार। इसको विदाउट मोटार की साइज को हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड और मॉड्यूलर साइज। और इसी में अगर मोटार के साथ अगर हम ऐड करेंगे तो 1 1 सेंटीमीटर आपको तीनों तरफ ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा? 20 बाई 10 एक एक सेंटीमीटर ऐड कर दिया। इस साइज को कहते हैं नॉमिनल साइज। तो एग्जाम में जनरली पूछते हैं कि व्हाट इज द नॉमिनल साइज ऑफ द ब्रिक। तो आपको यहाँ पे 1999 नहीं लगाना है, यहाँ पे लगाना है आपको 20 10 10। अगर आपसे स्टैंडर्ड या फिर मॉडुलर साइज पूछा जाए तो आपको लगाना है 1999। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विद मोटार, ये मोटार के साथ है 9। और एक होता है और साइज होता है जिसे हम जनरली यूज कर देखते हैं, वो इस साइज का नहीं होता। हमारे घरों में जो लगा होता है जनरली वो आप इस साइज का आपको नहीं मिलेगा। उसका साइज होता है 23 सेंटीमीटर बाई 11.4 सेंटीमीटर बाई 7.6 सेंटीमीटर। जो हमारे घरों में जनरली यूज होता है उसको बोलते हैं हम ट्रेडिशनल ब्रिक्स, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रेडिशनल ब्रिक। कि ट्रेडिशन में तो ये वाला है, बट स्टैंडर्ड जो डिजाइन होता है वो इसके लिए हम ये मान के बेसिकली डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिशनल ब्रिक का साइज है तो होता है 23 बाई 11.4 इंटू 7.6। तो इन तीनों ब्रिक का आपको साइज पता होना चाहिए नाम के साथ। और एवरेज वेट जो होता है एक ब्रिक का वो कितना होता है? अबाउट 3 kg। एवरेज वेट ऑफ वन ब्रिक इज 3 kg। याद रखना, मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको की पॉइंट्स ही बता रहा हूँ आपको, बट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा लिंकेज जो है वो मिल जाए, ताकि आप लोग पूरा अच्छी तरह से समझ पाओ। नेक्स्ट आता है इसमें, इसके बीच में होता है फ्रॉग। ये है फ्रॉग। फ्रॉग का काम क्या होता है कि इसके ऊपर जो ब्रिक आएगा उसको और इसको अपने साथ में जोड़ के रखेगा, क्योंकि इसमें मोटार फिल करते हैं। तो मोटार इसमें फिल होगा तो क्या होगा? ऊपर जो ब्रिक है वो और नीचे वाला जो ब्रिक है वो दोनों आपस में अच्छी तरह से लॉक हो जाएंगे। तो उस फ्रॉग का साइज क्या होता है? 10 सेंटीमीटर लेंथ, 4 सेंटीमीटर विड्थ और 1 सेंटीमीटर डेप्थ इज टू फॉर्म अ की फॉर द होल्डिंग ऑफ द मोटर। अब कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फंक्शन ऑफ फ्रॉग इज टू फॉर्म अ की ज्वाइंट फॉर होल्डिंग द मोटर। अभी यही यहाँ पे आंसर मिल जाएगा आपको, सेम ऐसे ही लिखा होता है। एंड ब्रिक्स आर लेड विद अ फ्रॉग ऑन टॉप। फ्रॉग कहाँ रखते हैं हम? हमेशा फ्रॉग हम ब्रिक के ऊपर वाले पोर्शन में रखेंगे, इसको डाउन तरफ नहीं रखेंगे। नेक्स्ट है नंबर ऑफ मॉडुलर ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब। अगेन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से कि 1 मीटर क्यूब में नंबर ऑफ कितने ब्रिक्स आएंगे? कौन से? मॉडुलर ब्रिक। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 19 बाई 9 की साइज का कितने ब्रिक आता है। ये बहुत सिंपल है, आप यहाँ से वॉल्यूम फाइंड कर लो और 1 मीटर क्यूब में डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आपको वैसे भी मिल जाएगा। नंबर ऑफ ब्रिक्स इन 1 मीटर स्क्वायर ऑन एज स्वाइलिंग। अगेन दीज टू आर वेरी इंपॉर्टेंट। एज स्वाइलिंग अगर हम कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ब्रिक्स कितना आएगा? 54, मतलब एज पे रख रहे हैं तो। और अगर हम फ्लैट सॉइलिंग कर रहे हैं तो कितना आएगा? 32। तो ये तीन पैरामीटर, तीन जो नंबर्स हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज सॉइलिंग पे 54 और फ्लैट सॉइलिंग पे 32। सॉइलिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे? द बॉटम मोस्ट लेयर ऑफ एनी कंपोनेंट ऑफ अ स्ट्रक्चर टू प्रोवाइड अ फर्म बेस फॉर द फाउंडेशन। तो जो कोई भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो बॉटम मोस्ट लेयर जो होता है जिसके ऊपर जनरली आज के डेट में जिसे हम पीसीसी कहते हैं, तो अगर हम ब्रिक का बना रहे हैं उसको पीसीसी की जगह हम ब्रिक यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं सॉइलिंग।
तो याद रखिए यहाँ पे एज सॉइलिंग का मीनिंग क्या हो गया कि अगर हम सॉइलिंग कर रहे हैं बॉटम मोस्ट लेयर को बिछा रहे हैं और एज के थ्रू कर रहे हैं तो 54 ब्रिक्स आएगा, और फ्लैट सॉइलिंग कर रहे हैं तो 32 ब्रिक्स आएगा। कितने? 1 मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे क्यूब नहीं है, ये 1 मीटर स्क्वायर एरिया को मेजर करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है ऑफ गुड ब्रिक। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3.5 मेगा पास्कल। किसी भी ब्रिक की गुड ब्रिक की बेसिकली 3.5 मेगा पास्कल से कम स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए अगर हमें इसको यूज करना है तो मिनिमम स्ट्रेंथ इज 3.5 मेगा पास्कल। और स्पेसिफिक ग्रेविटी ब्रिक की कितनी होती है? 2.6 से लेके 2.7, मतलब ये वाटर से 2.6 टाइम्स से लेके 2.7 टाइम्स हैवियर होता है। इन अ ब्रिक मैसनरी मोटार स्ट्रेंथ शुड बी मैच द ब्रिक स्ट्रेंथ। ब्रिक स्ट्रेंथ, अगर ब्रिक मैसनरी कर रहे हैं तो अगर हम मोटार की स्ट्रेंथ, मतलब मोटार जो बना रहे हैं, मोटार और ब्रिक का स्ट्रेंथ सेम होना चाहिए। अगर मान लो कोई एक ज्यादा स्ट्रांग है और एक वीक है तो वो उसके लिए वीकनेस बन जाएगा। अगर ब्रिक की स्ट्रेंथ मान लो 15 मेगा पास्कल रख दिया हमने और मोटार यूज कर रहे हैं 10 मेगा पास्कल का, तो वो अल्टीमेटली वो मैसनरी 10 मेगा पास्कल में फेल हो जाएगा। तो 15 मेगा पास्कल का हमारे पास कोई फायदा नहीं रहेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि दोनों की, मोटार की भी और ब्रिक की भी स्ट्रेंथ सेम रहे ताकि दोनों की फेलियर सेम पॉइंट पे हो और दोनों मटेरियल का हम इफिशिएंटली यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो मोटार किस रेशियो में बनाना है ये कहीं ना कहीं ब्रिक कौन सा यूज कर रहे हैं, कितने स्ट्रेंथ का ब्रिक यूज कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ। ब्रिक अर्थ में क्या क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्रिक में कौन सा कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन का प्रोपोर्शन कितना होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है आपको यहाँ पे एक एक जो यहाँ पे लिखा हुआ है स्लाइड में अच्छी तरह से याद होना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन पूछे जाता है जनरली। हर एक रेशियो आपको नहीं भी याद है तो कम से कम जो टॉप 3 है वो तो आपको अच्छी तरह से याद होना ही चाहिए। सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है सिलिका का, 50 to 60%। परसेंटेज के साथ उसका नेम याद होना चाहिए कि जो क्ले यूज होता है ब्रिक को बनाने के लिए, क्ले चिकनी मिट्टी, उसमें रेशियो क्या होता है, सिलिका कितना परसेंट होता है? सिलिका होता है 50 to 60%। एल्यूमिना कितना होता है? 20 to 30%। लाइम कितना होता है? 10%। मैग्नीशिया लेस देन 1%, फेरिक ऑक्साइड लेस देन 7%, एल्काइज लेस देन 10%, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, और ये हम ऐड नहीं करते हैं। जो ब्रिक जो क्ले में मिलता है मैनुअली, मतलब नेचुरली, उसमें ये चीज़ ऑलरेडी होती है। ठीक है, आपको याद रखना है कि ये हम ऐड नहीं कर रहे हैं, वरना तो क्या होगा कि हमें जो नहीं चाहिए उसको निकाल देंगे। तो ये क्या है, बाय डिफॉल्ट जो नेचर में हमें क्ले मिलता है जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है, ये कंपोजिशन होता है, वो क्ले हम यूज करते हैं ब्रिक को बनाने के लिए। तो अगर आपको पूछा जाए कि क्ले कैसे पता लगेगा कि ये क्ले फिट है ब्रिक के लिए कि नहीं, तो ऐसे पता लगेगा कि हम उसकी क्वांटिफिकेशन करेंगे और पता लगाएंगे कि कौन से एलिमेंट की परसेंटेज कितनी है। ठीक है, तो जो एक एक जनरल कंपोजिशन होना चाहिए अलग अलग मटेरियल्स का, वो ये होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट अब सिल्का का क्या रोल है वो देखिए, ये बहुत बार पूछा जाता है। सिल्का क्या करता है? शेप को बनाता है, मतलब जिस शेप में आप ब्रिक बना रहे हो उस शेप को रिटेन करने का काम किसका है? सिलिका का। कि वो अगर आपने स्क्वायर बनाया है, रेक्टेंगल बनाया है, ट्रायंगुलर बनाया है, तो वो शेप को मेंटेन रखे, ये काम है सिलिका का। और क्या करता है? इम्पार्ट्स ड्यूरेबिलिटी, उसकी लाइफ को, मतलब लाइफ कितनी होगी ये भी डिपेंड करता है सिलिका पे। प्रिवेंट श्रिंकेज एंड वार्पिंग, ये क्या प्रिवेंट करता है? श्रिंकेज, मतलब वाटर इवेपोरेट होने पे श्रिंक होगा, उसको भी प्रिवेंट करता है, और वार्पिंग को भी रिमूव करता है कि जब हीट अप करेंगे तो वो वार्प ना हो। एक्सेस ऑफ सिलिका, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सेस ऑफ सिलिका अगर 60% से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? एक्सेस ऑफ सिलिका मेक्स द ब्रिक ब्रिटल एंड वीक ऑन बर्निंग। याद रखिए जो इसमें मैंने बोल्ड में लिखा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्सेस ऑफ सिलिका से क्या होगा? ब्रिक ब्रिटल हो जाएगा, मतलब वो फोर्स लगाने पे बिल्कुल डिफॉर्म नहीं होगा, टूट जाएगा। एंड वीक ऑन बर्निंग, और जब बर्न करेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी। तीसरा, लॉस ऑफ कोहेशन, कोहेजन की लॉस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कोहेजन की वजह से ही शेप बना रहता है, जैसे कोहेजन लूज हुआ तो इसका शेप भी डिस्टॉर्ट हो जाएगा। एल्यूमिना क्या करता है? एब्जॉर्ब वाटर एंड रेंडर द प्लास्टिक प्रॉपर्टी। एल्यूमिना का काम क्या है? वाटर को रिटेन करके रखता है अपने अंदर, इसीलिए इसमें प्लास्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है सॉइल के अंदर। इफ एल्यूमिना इज प्रेजेंट इन एक्सेस ऑफ स्पेसिफाइड क्वांटिटी इट प्रोड्यूसेस क्रैक इन ब्रिक ऑन ड्राइंग। अगेन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना क्या कॉज करता है? क्रैक्स इन ब्रिक्स ऑन ड्राइंग। ठीक है, ड्राइंग जब जब ड्राई करेंगे तो क्रैक्स आएगा ब्रिक में। ठीक है, लाइम क्या करता है? लाइम होता है जनरली 10%, रिड्यूसेस द श्रिंकेज ऑन ड्राइंग। लाइम का रोल क्या होता है? श्रिंकेज को कम करता है। एंड अगेन कॉज सिलिका इनटू क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग एंड दस हेल्प्स टू बाइंड इट। क्या कह रहा है कि कॉज सिलिका इन द क्ले टू मेल्ट ऑन बर्निंग, मतलब अगर हम लाइम ऐड कर रहे हैं
तो सिलिका को जल्दी बर्न करता है वो, मतलब जितना टेम्परेचर बर्न होना चाहिए उससे पहले, मतलब फ्यूजिंग में हेल्प करता है, ठीक है। फ्यूजिंग पॉइंट को कम कर देता है। मान लो अगर 1200 डिग्री सेल्सियस पे बर्न होने वाला था तो वो 1100 डिग्री सेल्सियस पे ही बर्न कर देगा और सिलिका को फ्यूज करने में हेल्प करेगा। इन कार्बोनेटेड फॉर्म लाइम लोअर्स द फ्यूजन पॉइंट। देखा आपने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि अगर हम कार्बोनेटेड फॉर्म में यूज कर रहे हैं किसको, लाइम को, तो ये फ्यूजन पॉइंट को भी कम करता है। एक्सेस ऑफ लाइम कॉज द ब्रिक टू मेल्ट एंड ब्रिक लूज इट्स शेप। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सभी का एक्सेस से क्या होता है वो भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंक्शन क्या है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, बट उसके एक्सेस में क्या होता है ये क्वेश्चन में 99% टाइम पूछा जाता है कि एक्सेस ऑफ लाइम क्या करेगा, एक्सेस ऑफ एल्यूमिना क्या करेगा, एक्सेस ऑफ सिलिका क्या करेगा। सिमिलरली मैग्नीशिया क्या करता है, येलो कलर देता है, ठीक है। येलो कलर जो ब्रिक का दिख रहा है आपको, वो मैग्नीशिया की वजह से अफेक्ट द कलर एंड मेक्स द ब्रिक येलो। इन स्मॉल रिड्यूसेस श्रिंकेज। अगर ये कम मात्रा में हो तो श्रिंकेज को भी रिड्यूस करता है। लास्ट है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का परसेंटेज हम जानते हैं 7% से कम है। गिव्स रेड कलर। कई बार क्वेश्चन में कलर के रिगार्डिंग आता है कि ब्रिक का कलर येलो कलर किसकी वजह से होता है, तो मैग्नीशिया की वजह से। ब्रिक में रेड कलर किसकी वजह से हो जाता है, तो आयरन ऑक्साइड की वजह से। आयरन ऑक्साइड जितना ज्यादा होगा रेडिश कलर उतना ज्यादा होगा, जितना कम होगा आयरन ऑक्साइड उतना ही रेडिश कलर कम होता जाएगा। ऑन बर्निंग व्हेन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन इज अवेलेबल एंड डार्क कलर व्हेन और इवन ब्लैक ब्राउन कलर व्हेन ऑक्सीजन अवेलेबल इज इनसफिशिएंट। अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है तो रेड कलर देगा, लेकिन अगर सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो काला भी हो सकता है। तो काला या फिर डार्क ब्राउन कलर होने का कारण भी आयरन ऑक्साइड ही है। लेकिन किस कंडीशन में, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल है तो वो रेड कलर देता है, लेकिन ऑक्सीजन अगर नहीं है तो ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर देगा। टेंड्स टू लोअर द फ्यूजन पॉइंट। फ्यूजन पॉइंट का मतलब बर्निंग टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर, या फिर जिस टेम्परेचर पे ये इतने सारे मटेरियल्स जो हैं ये आपस में मिक्स होकर एक नया कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ब्रिक का निर्माण करते हैं, कि वो उसको बोलते हैं फ्यूजिंग टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे सभी फ्यूज होके एक मटेरियल बन रहा है उसको बोलते हैं फ्यूजिंग टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो हमारे लिए क्या है, जितना फ्यूजिंग टेम्परेचर कम हो उतना ही बेहतर है, क्योंकि फ्यूल का कंजम्पशन उतना ही कम होगा। स्पेशली इफ प्रेजेंट एज फेरस ऑक्साइड। अगर ये आयरन ऑक्साइड अगर फेरस ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो, इम्प्रूव्स इम्परमिएबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। अगर यही आयरन फेरस ऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हो तो परमिएबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी भी बढ़ाता है और ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ाता है। मतलब उससे उसकी जो पोरोसिटी है वो भी घटती है, पानी को पास करने की क्षमता भी घटती है, और ड्यूरेबिलिटी लाइफ जो है वो भी बढ़ जाता है, जो कि अच्छा है। व्हेन एक्सेस गिव डार्क ब्लू कलर। अगर आयरन ऑक्साइड ज्यादा ज्यादा मात्रा में है तो ये क्या कलर हो जाएगा, ब्लू कलर दे देगा, ठीक है। तो इसमें जो बोल्ड में लिखा हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये था एक क्विक वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा, मैं इस वीडियो को डाल रहा हूँ आप लोगों का रिस्पांस जानने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आप लोग जितना लाइक करेंगे, जितना लोग प्रमोट करेंगे, मैं उतना ही, मेरे को उतना ही, मतलब क्या, मैं उतना ही प्रोत्साहित होऊंगा और वीडियोस डालने के लिए, ठीक है। इसका कंटेंट मैं कल सुबह डालूंगा। यकीन मानिए 2 से 3 महीने अगर आप कंटिन्यू बने रहें, आपको मैं पूरा सिविल इंजीनियरिंग जीएस के साथ बेस्ट तरीके से प्रिपेयर करवा दूंगा। ये बात आप अश्योर हो जाइए, कहीं और जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर ए भी नहीं पढ़ा होगा सिविल इंजीनियरिंग का तो भी आपको मैं प्रिपेयर करवा दूंगा, एग्जाम रेडी बना दूंगा। मेरा ये प्रयास है कि आपको एग्जाम रेडी बना दिया जाए कि आप एग्जाम क्लियर कर सको। भले ही आप यूनिवर्सिटी के एग्जाम पास ना कर पाओ, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम ओरिएंटेड इन वीडियोस को बना रहा हूँ। आप एग्जाम जरूर क्लियर कर पाओगे, गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। ये मेरा वादा है। आप लोग बने रहिए, बस वीडियो को देखते रहिए। आप लोगों से बस मैं इतना ही चाहता हूँ कि मेरी ये मेहनत है उसको आप लाइक के फॉर्म में, शेयरिंग के फॉर्म में आप इसको स्प्रेड कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें तो मुझे लगेगा कि हाँ, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो मैक्सिमम लोग इससे बेनिफिट उठा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।